लेट अस टुडे सी सम पॉइंट्स रिलेटेड टू बुआंसी। ठीक है, बुआंसी के रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे। फर्स्ट थ्योरी बता दूंगा, डेरिवेशन तो आपको चाहिए। बुओयांसी, बुओयांसी पहला पॉइंट है कि whenever a solid is totally or partially immersed into a fluid. Fluid means something which can flow. It may be a liquid, may be a gas. The fluid exerts normal force at every point of the surface of immersed solid. समझ में आया? जब भी किसी एक लिक्विड में हम कोई एक सॉलिड को पार्शियली या टोटली इमर्स करेंगे तो एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड द फ्लूइड और द लिक्विड विल एक्सर्ट ए नॉर्मल फोर्स। ये सिंपल सा चीज है, क्योंकि हम जानते हैं कि विस्कस फोर्स इज नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। अगर ये सरफेस स्मूथ है और मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रहा हूं और इक्विलिब्रियम में हूं तो पक्का मैं नॉर्मल फोर्स ही दे रहा हूं, क्योंकि टेढ़ा फोर्स दूंगा तो फिसल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक फ्लूइड कंटेनर है, लिक्विड कंटेनर है और इसके अंदर कुछ ऐसा शेप का कोई एक बॉडी को मैं झुला के रखा हूं। नाउ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द एंटायर इमर्स्ड सॉलिड, इतना डूबा हुआ है। अब हर जगह सरफेस पे आपको मिलेगा कि जो फोर्सेस एक्सर्ट होंगे लिक्विड के चलते, हियर द फोर्स विल बी लाइक दिस, हियर द फोर्स विल बी लाइक दिस, एट एवरी पॉइंट द फोर्स हैज टू बी नॉर्मल। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे। पहला चीज हुआ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। समझ में आया क्या? ठीक, अगर ये चीज समझ में आया तो क्या लिखेंगे? हम लोग तो बात कर रहे थे बुआंट फोर्स का। क्या है वो बुआंट फोर्स? लिखेंगे the resultant of the normal reactions or normal forces on the solid due to liquid is called buoyant force। बुआंट फोर्स, ठीक है। ये सारा जो नॉर्मल फोर्सेस आ रहा है उनका रिजल्टेंट को कहते हैं बुआंट फोर्स। ये आपको याद रखना है। ये एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि बुआंट फोर्स इज ऑलवेज ए अपथ्रस्ट, अपवर्ड होता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, चलो देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, buoyant force is not necessarily upward, ये जनरली इसको अपथ्रस्ट कह के काफी जगह कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेट मी गिव यू ए केस। सपोज आई टेक ए कंटेनर ऑफ लिक्विड और इस लिक्विड कंटेनर में मैं क्या करता हूं कि सपोज आई इंसर्ट ए बार लाइक दिस, एक बार को ऐसे डाल दिया और मान लेते हैं कि ये बार को कुछ यहाँ पर ऐसे बांध के रखा गया है। द बार इज सस्पेंडेड लाइक दिस। अब क्या होगा सोचो, जो लिक्विड इसके ऊपर फोर्स देगा, इधर भी देगा, इधर भी देगा, इधर भी देगा, ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो जो बुआंट फोर्स कैसे होगा? अपवर्ड होगा, ठीक है ना। सो व्हेन ए सॉलिड इज पार्शियली इमर्स्ड and immersed from the top of the liquid,
तब ये बॉन्ड फोर्स होगा अपवर्ड। सपोज आई चेंज द केस, आई गो फॉर अनदर केस जिसमें सेम लिक्विड कंटेनर में मैं क्या किया हूं, ये जो बार था इस बार को अब नीचे से डाल दिया हूं। नाउ आई इंसर्ट द बार इनटू दिस। अगर मैं ये बार को इसके अंदर नीचे से डाल देता हूं, अगर ये बार को नीचे से डाल देता हूं, देखो तो इसके ऊपर अभी क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। The forces acting on the bar are like this and like this. How is the buoyant force now? You say the buoyant force is downward. Upward भी हो सकता है, downward भी हो सकता है कि नहीं? Suppose I change a case. If I insert the bar from side, this side, तो buoyant force कैसे होगा? इधर को होगा, है कि नहीं? अच्छा, suppose I go for another case. सपोज हम कहेंगे दिस इज अनदर लिक्विड कंटेनर, अब इसके अंदर मैं किसी एक बार को ए से डाल दिया हूं। थिंक ऑफ ए केस, ये बार इसके अंदर ए से घुसा हुआ है, ठीक है, कैसे घुसा हुआ है, ऐसे घुसा हुआ है। अब मैं जानना चाहता हूं इसके ऊपर जो बॉन्ड फोर्स है अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। It is also displacing some volume of liquid, but remember whatever is the force here, same is the force here, here bond force is 0। जब भी कोई सॉलिड लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उसके ऊपर बॉन्ड फोर्स आएगा। मैं उस कंसेप्ट को नहीं जा रहा हूं। बॉन्ड फोर्स का कंसेप्ट क्या हुआ, रिजल्टेंट ऑफ ऑल नॉर्मल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सॉलिड ड्यू टू द लिक्विड। लिक्विड के चलते इतने सारे फोर्सेस आए, ये सारा फोर्सेस का, नॉर्मल फोर्सेस का रिजल्टेंट को बॉन्ड फोर्स कहा जाता है। समझ में आया? तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस इज बॉन्ड फोर्स। तो should not be mistaken कि bond force is always upward and it is called upthrust। हाँ, most of the cases में हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड को ऊपर से डुबाते हैं तो ये upward होता है, तो हम मान लेते हैं bond force is upthrust, bond force is not upthrust। अब ये bond force है तो फोर्स के बारे में तीन चीज जानना जरूरी होता है, होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। डायरेक्शन जानने की तरीका मैं बता दिया, केस देख के आप लोग डायरेक्शन पता कर लोगे। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होगा, कौन सा पॉइंट में आता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की अगर बात किया जाए तो आप देखोगे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग भी समझने की कोशिश करो, फिर मैं क्या करूंगा कि डिराइवेशन को नहीं लिखूंगा, आई विल स्किप द डिराइवेशन। ये कोई एक सिलेंडर है, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई ये h डेप्थ तक घुसा हुआ है, इसका एरिया a है। अब ये सिलेंडर को पकड़ के रखें, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो ऑन दिस। आप कहोगे इसके ऊपर इधर से एक फोर्स आ रहा है F1, तो इधर से भी फोर्स आ रहा होगा F1, दे ऑब्वियसली कैंसिल आउट ईच अदर। नहीं, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, यहाँ पर कुछ फोर्स आएगा F2। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस, F2 ओनली, है ना। तो आप क्या कहोगे, बॉन्ड फोर्स इज, इट इज रो जी एच, यह हो गया प्रेशर इनटू एरिया हो गया ए। बट व्हाट इज एच ए, एच ए इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड, सो यू से इट इज रो जी वी। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। और इस केस में बॉन्ड फोर्स कैसे होगा, अपवर्ड होगा। तो ये चीज जो है उसका वेट लगेगा कि घट गया, it will appear as if the weight of the solid has decreased. So in this case bond force can be considered as upthrust and that is same as loss of weight of the solid। समझ में आया क्या? तो bond force क्या है एक एक करके देखेंगे। bond force B is equal to, it is resultant of or net normal reaction force or resultant of all normal forces acting on the immersed solid। It is also given by rho, instead of writing rho I will write rho L because rho L is the density of the liquid, rho L G into Vs। उसमें रो एल क्या है, रो एल इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। देखो ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, दिस में भी कॉपर बार, में भी आयरन बार,
it has no matter, the buoyant force is the normal reaction of the liquid. लिक्विड कितना नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है तो लिक्विड का डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा लिक्विड का वो लिक्विड का प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, लिक्विड का प्रेशर लिक्विड का डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। buoyant force never depends upon the density of the solid. Vs क्या था? It is volume of the solid immersed into the liquid. क्या वॉल्यूम का सॉलिड लिक्विड में इमर्स हो गया है, ये है हमारा, ठीक है। इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड Vs क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इनटू द लिक्विड, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। लेकिन और एक चीज अगर ध्यान से देखेंगे, जब ये सॉलिड इसके अंदर घुस गया, इस वॉल्यूम का सॉलिड इसके अंदर घुस गया, उस वॉल्यूम में जो लिक्विड था उस लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। सो आई कैन से Vs इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड, और आल्सो आई कैन से वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अच्छा, volume of liquid displaced is given by this, it is coming out to be Vs। अच्छा, ये बात है। अभी तक हमें दो फॉर्मूला मिला, एक हुआ रिजल्टेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी सॉलिड ड्यू टू दी लिक्विड, और हम कोई केस ले रहे हैं जिसमें ऊपर से कोई चीज को डुबाया गया है। हम देख रहे हैं कि इट इज कमिंग आउट टू बी रो एल जी Vs। रो एल हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, Vs हो गया वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड, और ऑफ कोर्स ये जी के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। मतलब ये अरेंजमेंट अगर किसी लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन a0 में, तो हमें लिखना पड़ेगा g प्लस a0, नीचे आ रहा है तो g माइनस a0। अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है, पड़े तो बॉन्ड फोर्स 0, फ्री फॉल में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी काउंटर बैलेंस्ड बाय द स्यूडो फोर्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, कोई बॉडी अगर फ्री फॉल कर रहा है तो व्हाट इज द बॉन्ड फोर्स 0। तो ये सब चीजें आपको देखना चाहिए, हर एक टर्म का सिग्निफिकेंस देखना चाहिए। अच्छा, अगर रो एल है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, Vs है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो व्हाट इज रो एल इनटू Vs? इट इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मतलब जो लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया गया है उसका मास क्या है, रो एल Vs। समझ में आ क्या? रो एल Vs is the mass of the liquid displaced। अगर रो एल Vs हो गया mass of the liquid displaced into G will give you the weight of the liquid displaced। मतलब buoyant force का और एक फॉर्मूला आपके सामने आ गया, क्या है? B is nothing but equal to रो एल Vs into G, तो था it is equal to weight of लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये चीज समझ में आना चाहिए। और ये जो buoyant फोर्स था, इट वाज द फोर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द सॉलिड, बट फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। सेम इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सॉलिड ऑन द लिक्विड। ये ध्यान रखना, कभी कभार वो इसे पूछ लेंगे, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सॉलिड ऑन द लिक्विड। समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज सेम इज नेट फोर्स exerted by solid on liquid। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आपको कोई एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मैं पूछूंगा कि सपोजिंग ये एक अरेंजमेंट है जिसमें कोई एक क्यूब है, दिस इज ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ a का कोई एक क्यूब है, और ये कोई एक लिफ्ट के अंदर रखा है, दिस इज कमिंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन a0, ठीक है। फाइंड, ये डेंसिटी लिक्विड का रो है, फाइंड नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय, एक क्यूब को इधर बांध के रखे, द क्यूब इज सस्पेंडेड फ्रॉम हियर, ठीक है, क्यूब को यहां से बांध दिए। द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय सॉलिड क्यूब
ऑन द लिक्विड, ठीक है। नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सॉलिड क्यूब ऑन द लिक्विड। सो आप क्या कहोगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन कहोगे नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द सॉलिड इज कॉल्ड बॉन्ड फोर्स एंड सेम इज द बॉन्ड फोर्स। सॉलिड का भी लिक्विड के ऊपर कितना ही होगा? वही बॉन्ड फोर्स। तो कितना होगा ये? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g माइनस a0। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज कमिंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन a0। समझ में आ रहा है क्या? g माइनस a0, क्योंकि नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन a0 में, तो अपरेंट वेट कम हो जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा। रो g माइनस a0 इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड कितना है? a क्यूब। So this is the net force exerted by the solid on the liquid। समझ में आया? अच्छा, दूसरा चीज, ये पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। Let me give you one more example। Supposing हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक सस्पेंडेड है। This is what is a block suspended and here is a container of liquid, ठीक है, ये कंटेनर ऑफ लिक्विड है और यहाँ पे क्या रीडिंग दे रहा है? W1, यहाँ पे रीडिंग दे रहा है W2। और सपोज कुछ समय के बाद इस ब्लॉक को we lower down into this liquid container। जब ये ब्लॉक को इस लिक्विड के अंदर ले आए, ब्लॉक को लिक्विड के अंदर ले आए, तब क्या हो गया? ये जो लिक्विड था इसके ऊपर कुछ ऑफ देगा तो रीडिंग कम हो जाएगा। नाउ द रीडिंग हैज बिकम W3। अब आपको पूछा गया है कि बताओ इफ इट इज माउंटेड ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस व्हाट इज W4 इन टर्म्स ऑफ W1, W2, W3। क्या क्वेश्चन समझ में आया? दिया है कि ये दोनों इंडिपेंडेंटली सपोर्टेड थे, ये भी एक वेइंग मशीन पे था, वो भी एक वेइंग मशीन में था। इस वेइंग मशीन में रीडिंग था W1, इसमें था W2। अब इस ब्लॉक को नीचे ले आए तो आके इसके अंदर डूब जाने के बाद थोड़ा सा हल्का हो गया तो वेट हो गया W3। अब इसमें रीडिंग क्या होगा इन टर्म्स ऑफ W1, W2, W3? नहीं, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द बॉन्ड फोर्स हियर? बॉन्ड फोर्स कितना है? व्हाट इज B हियर? B इज नथिंग बट द फोर्स on this due to the liquid। कितना है ये? पहले था W1, अब थोड़ा सा वेट कम हो गया है। क्यों? क्योंकि there is some of thrust। अभी इसके ऊपर कुछ of thrust आने लगा है, and that is W1 minus W3। अच्छा, तो ये of thrust क्या है? Force of the liquid on the solid। What is the force of the solid on the liquid? सेम B बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब लिक्विड ऑलरेडी कुछ वेट था W2, अब इसको क्या हुआ है कि अब सॉलिड भी लिक्विड के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स दे रहा है। कितना? B। तो आप क्या कहोगे? W4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? जितना ये इसके ऊपर दिया है सॉलिड लिक्विड के ऊपर उतना ही देगा। मतलब पहले तो था इसका W2 और W2 के साथ साथ सॉलिड भी कुछ फोर्स दे रहा है डाउनवर्ड, तो हो गया W2 प्लस B। जबकि B का वैल्यू क्या है? W1 माइनस W3, सो इट कम्स आउट टू बी W2 प्लस W1 माइनस W3। क्या सबको समझ में आ रहा है? हाँ? तो जो फोर्स लिक्विड सॉलिड के ऊपर दे रहा है उतना ही फोर्स सॉलिड भी लिक्विड के ऊपर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम कहेंगे कि here is a solid suspended like this and here is a liquid container, ठीक है। लिक्विड कंटेनर में ऐसा एग्जिट पॉइंट है जहां से लिक्विड निकल सकता है और लिक्विड इज फिल्ड एग्जैक्टली अप टू दिस लेवल। मतलब थोड़ा सा भी कुछ लिक्विड डिस्प्लेस करोगे वो निकल के आ जाएगा। नाउ हियर इज दिस इज आल्सो माउंटेड ऑन a spring balance, this is mounted on a spring balance, here is a tray, this tray is also mounted on spring balance। अब मैं क्या करता हूं, ये तीनों केस में मैं क्या करता हूं, फिर से इसको लिया यहाँ पे, सेम अरेंजमेंट दोबारा करने की कोशिश कर रहा हूं so that I can visualize how the bond force is going to change। ये हो गया ब्लॉक इसके अंदर डूबा हुआ है, अब ये इसमें ऐसा है और यहाँ पे जो ट्रे है इस ट्रे में कुछ लिक्विड आ गया होगा,
नाउ हियर द रीडिंग्स विल चेंज। तो जैसे मैं इसको डुबाया इसके अंदर, ये सारा रीडिंग W1, W2, W3 आर गोइंग टू चेंज। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा रीडिंग नहीं बदलेगा। आउट ऑफ W1, W2, W3 व्हिच रीडिंग विल नॉट चेंज? यस, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो जब ये डूबा इसके अंदर, मान लो कि ये बन गया W4, ठीक है, तो क्या बता सकते हो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ W5? अगर ये W4 है अभी, तो W5 का वैल्यू क्या होगा? जितना उसके ऊपर बुआंट फोर्स आया, दैट बुआंट फोर्स इज नथिंग बट द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जो लिक्विड निकाल दिया हो, इधर से निकल के आ गया इसमें, इस लिक्विड का वेट कितना है? बुआंट फोर्स कितना है? यहाँ पर हमें तो दिख रहा है कि बुआंट फोर्स इज क्लियरली लुकिंग टू बी W1 minus W4. So W4 is nothing but W1 minus buoyant force. Buoyant force क्या है? Force of the liquid, but that is same as weight of the liquid displaced. मतलब यहाँ पर जो लिक्विड है उसका वेट कितना है? B है। अच्छा B है, तो यहाँ पर रीडिंग अभी क्या हो जाएगा? पहले था W3 और B वेट का लिक्विड आ गया, तो इट विल बी W3 plus B. Are you getting? हाँ, W3 plus B. अब B का वैल्यू क्या? B you know it is coming out to be, B is nothing but W1 minus W4. डालो इसमें, डालोगे तो you will get the simplified form of all this. क्या चीजें समझ में आ रहा है? हाँ, ये चीजों को समझ में आना बहुत जरूरी है। तो हम क्या देख रहे हैं? W5 का वैल्यू क्या आ जाएगा? It will be coming out to be W3 और B का वैल्यू हो गया W1 minus W4। अब इसके बारे में सोचते हैं। अगर हम यहां से लिक्विड को निकलने नहीं देते तो यहां का रीडिंग क्या हो जाता? W2 plus B, क्योंकि सॉलिड ने लिक्विड के ऊपर B फोर्स दिया है, यहां पर रीडिंग हो जाता W2 plus B। लेकिन B वेट का लिक्विड निकल गया है, B वेट का लिक्विड निकल गया है, तो रीडिंग क्या रहेगा? इट विल बी सेम एज W2 ओनली। तो इसका रीडिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा, बाकी सारे रीडिंग तो बदल रहे हैं। इधर अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा है? यस। तो जो कंक्लूजन मिला बुआंट फोर्स के बारे में, उसको थोड़ा लिस्ट आउट करते हैं। उतनी ही फॉर्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं। पहला हम लोग देखें कि द बुआंट फोर्स इज नेट रिएक्शन फोर्स। इट इज नेट फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड, ठीक है। दूसरा हुआ रो एल वी एस इंटू जी, मतलब वी एस क्या है आपको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड, और इट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ये रो एल है, नॉट कंफ्यूज, इट इज रो एल। और क्या था? इट इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि ये ऊपर से डूबेगा तो लॉस ऑफ द वेट ऑफ द सॉलिड होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऐसा केसेस मिलने वाले हैं। इट इज लॉस ऑफ वेट ऑफ द सॉलिड। अच्छा, फिर क्या हुआ? इट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, नहीं? अच्छा ठीक है, ये हो गया बॉन्ड फोर्स के बारे में चीजें। तो हम देख रहे हैं कि G बदलेगा तो बॉन्ड फोर्स बदलेगा। तो बॉन्ड फोर्स बेसिकली क्यों आ रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। बॉन्ड फोर्स किसी लिक्विड के ऊपर क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अगर लिक्विड में प्रेशर नहीं है तो देयर विल बी नो बॉन्ड फोर्स। समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे कि अगर सपोज ये अरेंजमेंट नीचे आ रहा है कुछ एक्सीलरेशन A0 में, ये फॉर्मूला हो जाएगा रो एल वी एस इंटू जी माइनस A0, क्योंकि प्रेशर होता है रो जी एच, है ना। अच्छा, अगर ये ऊपर जा रहा है अकॉर्डिंगली थिंग्स विल चेंज, है ना। अच्छा, अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ दिस इज चेंजिंग। अगर हम कहेंगे कि ये अरेंजमेंट इज मूविंग इन सम डायरेक्शन लाइक दिस विथ एन एक्सीलरेशन A0, अब
अब देखना है कि जो पूरा का पूरा लिक्विड होगा वो इस कोने में धक्का देने लगेगा, क्योंकि ब्लॉक के ऊपर एक ऐसा फोर्स आएगा, एक ऐसे फोर्स आएगा, हर एक लिक्विड के ऊपर एक ऐसा फोर्स आएगा MA और इधर एक फोर्स आएगा MG। There will be resultant force like this. Resultant force will be like this. Then this resultant force will decide what is the buoyant force on the liquid. समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज को हम लोग करेंगे। तो ये हमें समझ में आया, तो चलिए करते हैं। Here is a liquid container, obviously, which is moved in with some acceleration a is equal to g, a is equal to g, suppose a is equal to g, और यहाँ पर कोई एक सॉलिड स्फीयर है जो इसको यहाँ से बांध के रखा गया है, ठीक है। पूछा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दी सॉलिड स्फीयर। यहाँ पर से किसी एक सॉलिड स्फीयर को ऐसे हम बांध के रख दिए हैं, सॉलिड स्फीयर का रेडियस r दिया है, पूछा है ये लिक्विड का डेंसिटी रो दिया है। फाइंड नेट फोर्स exerted by solid sphere by liquid on the solid sphere कैसे निकालेंगे? तो पहले हमें देखना पड़ेगा what is the effective acceleration due to gravity, g dash। g dash क्या हो जाएगा? अब ये लिक्विड के पास दो एक्सीलरेशन है, दो फोर्स है, एक स्यूडो फोर्स है और ये दोनों a भी इक्वल टू g है, तो नेट वेट क्या हो जाएगा इसका? mg का स्क्वायर। कहां से दो mg आया? क्योंकि a भी तो इक्वल टू g दिया हुआ है, a is also given equal to g। हाँ, तो इस दोनों का रूट ओवर इट इज √2 टाइम्स mg और g डैश का वैल्यू हो गया √2 टाइम्स g। नाउ द buoyant force is rho l vs into g dash, that is rho l तो रो है, v है 4/3 pi r cube, the volume of the sphere, g dash क्या है? √2g। this is the net force, that is what is called the buoyant force। समझ में आ रहा क्या? और ये buoyant force किस डायरेक्शन में आ रहा होगा? देखो ये ऐसा है तो buoyant force ऐसे आ रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ buoyant force will be like this। क्या सबको समझ में आ रहा है ना? चलो ये आपको समझ में आ गया। So when there is an accelerated system also you can find out the buoyant force acting on the solid। दूसरा हुआ कि जो buoyant force है that is weight of the liquid displaced। weight of the liquid displaced ये हम तब कहेंगे जब कोई सॉलिड को ऊपर से इमर्स किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव सीन इस केस में अगर हम कहेंगे कि ऐसा कोई एक लिक्विड कंटेनर है और ऐसा कोई एक सॉलिड रखा गया है, तो आप कहोगे इसके ऊपर अगर ये सॉलिड मान लो एक्सटेंडेड है, बाहर तक गया है, दिस सॉलिड इज आउटसाइड द लिक्विड, नीचे से ऊपर तक गया है, क्या ये कोई लिक्विड डिस्प्लेस कर नहीं रहा है? कर रहा है, ये लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन व्हाट इज द buoyant फोर्स ऑन इट? 0। तो हम लोग जो फॉर्मूला बनाते हैं वो स्पेसिफिक है, हमें समझ में आना चाहिए कि ऊपर से कोई चीज को डुबाते हैं तभी इट इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट, है ना? तभी इट इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट और इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना? तो केस देख के आपको प्रॉपर्ली जज कर लेना चाहिए। दे ऑलवेज गो फॉर द फंडामेंटल क्वेश्चंस। कौन? ओजेई वाले। देखते हैं लोगों को समझ में आया कि रट्टी रटाए आए? समझ में आया क्या? अच्छा, अगर हम कहेंगे कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक वेइंग मशीन है और इसके ऊपर कोई एक क्यूब रखा हुआ है, ये क्यूब है, दिस क्यूब is of mass m and volume v, suppose for your understanding, and the entire arrangement is inside a liquid container जिसका density rho है, then what is the reading in the weighing machine? अब ये
क्यूब और ये वेइंग मशीन के बीच में कोई लिक्विड नहीं है, मतलब लिक्विड कहां से फोर्स दे रहा है, यहां पे दे रहा है, यहां पे दे रहा है, यहां पे दे रहा है। कितना फोर्स दे रहा है? इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, नहीं, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो इस केस में वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कब होगा? जब इसको ऊपर से डुबाया जाएगा, मतलब दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दिस माइनस दिस विल बी द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लेकिन सोचो तो अभी ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा क्या? नहीं, ओनली दिस फोर्स इज पुशिंग डाउन। कहने का मतलब है इस केस में द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द सॉलिड इज नॉट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अगर ये लेवल को मैं और ऊपर ले आया तो, पूरा ऊपर ले आया सरफेस में, तो कोई फोर्स नहीं आ रहा है कि नहीं? सपोज ये जो लेवल है, ये लेवल को और बड़ा करके मैं यहां तक ले आएगा, तो लिक्विड के चलते कोई फोर्स नहीं, इधर का फोर्स इधर का फोर्स कैंसिल हो रहा है, नीचे तो कोई लिक्विड है ही नहीं। अगर नीचे लिक्विड है तब जाके नेट फोर्स क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहाँ पर द बुआयंट फोर्स इज नॉट वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, डोंट बी विद द मिसकंसेप्शन। आप कहोगे कि हाँ mg है वेट, और यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जानने वाले स्मार्ट बच्चे बोलेंगे यहाँ पर बुआयंट फोर्स डाउनवर्ड होगा, सो बुआयंट प्लस weight will be the reading in the machine. No, here buoyant force will be depending upon the position of the liquid above this. ये कितना हाइट तक है, उस हाइट तक के लिक्विड के चलते यहाँ पर क्या प्रेशर है, that pressure into this area is the downward force. That force obviously does not depend upon the volume of this liquid, है कि नहीं? क्योंकि साइड वाले फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो एज ए होल आपको क्या मिल रहा है? The reading will be only the weight and the force here. So misconceptions clear होना चाहिए। Buoyant force is equal to weight of the solid, weight of the liquid displaced कब होता है? जब solid is totally immersed, मतलब उसके चारों तरफ लिक्विड है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह लिक्विड है। अगर आप किसी एक ग्लास बीकर में एक आइस क्यूब ले लो, एक आइस क्यूब को धीरे से इसके अंदर रख दो, इफ इट इज ए परफेक्ट क्यूब, तो देखोगे क्यूब और बीकर के बीच में कोई लिक्विड नहीं है, तो चिपक के बैठा है। अब इसमें आप धीरे धीरे पानी डालोगे, देखोगे पानी भर गया, फिर भी आइस क्यूब नीचे बैठा है, जबकि आइस को पानी में फ्लोट करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद देखोगे, थोड़ी देर के बाद ये फ्लोट करने लगेगा। थोड़ी देर के बाद क्यों फ्लोट करने लगेगा? पहले क्यों नहीं फ्लोट किया? क्योंकि पहले जब ये आइस क्यूब नीचे रखा हुआ था, चारों तरफ से फोर्स इसके ऊपर लिक्विड दे रहा था, लेकिन नीचे से नहीं दे रहा था, नेट फोर्स वाज डाउनवर्ड्स। थोड़ी देर के बाद कुछ हिस्सा इसका मेल्ट कर गया, नीचे भी पानी आ गया, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड बाय पास्कल्स लॉ एंड दैट द नेट फोर्स बिकम्स अपवर्ड, ये उठने लगेगा ऊपर। समझ में आया क्या? या फिर जब नहीं उठ रहा है, थोड़ा सा इसको हिला दो ताकि इसके नीचे से पानी आ जाए, तुरंत ये ऊपर उठ जाएगा, पहले ये नहीं उठेगा। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक्स बिहाइंड। तो जो अपथ्रस्ट की बात चल रहा है, अपथ्रस्ट कब होता है? ओनली व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड, इट इज टोटली सराउंडेड, रेदर इट इज टोटली सराउंडेड बाय द लिक्विड। कंप्लीटली इमर्स्ड कहने से भी गड़बड़ हो जाता है, इट इज सराउंडेड बाय लिक्विड, यानी कि चारों तरफ उसका लिक्विड है, तभी जो नेट फोर्स होगा उसके ऊपर दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बुआयंट फोर्स, जो फॉर्मूला हम लोग निकालें। तो हमारा फॉर्मूला का लिमिटेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, ये हम लोग देख ली। अच्छा, ये अगर सिंगल लिक्विड है तो ऐसा है, कभी कभार हमारे मन में ऐसे कंफ्यूजन आते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक लिक्विड कंटेनर है, और चलो मानते हैं ये एक हाई डेंसिटी का लिक्विड है, ये कंपैरेटिवली लेस डेंसिटी का लिक्विड है, ये उससे भी कम डेंसिटी का लिक्विड है, अलग अलग लिक्विड है, रो 1, रो 2, रो 3। और सपोज कोई ब्लॉक इसमें ऐसे डुबा के रखे हैं, दिस ब्लॉक इज सस्पेंडेड लाइक दिस, और क्या दिया है? ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है, ये वॉल्यूम V3 है। मैं जानना ये चाहता हूं, क्या ये ब्लॉक के ऊपर कोई बुआयंट फोर्स आएगा? ऑब्वियसली आएगा, लिक्विड चारों तरफ इज सराउंडेड बाय लिक्विड, तो बुआयंट फोर्स आएगा। व्हाट इज द बुआयंट फोर्स ऑन इट? तो ध्यान रखें, फाइंड बुआयंट फोर्स on the immersed solid, buoyant force on the immersed solid, इसके ऊपर buoyant force कितना आएगा? बताइए अभी इसके ऊपर जो buoyant force आएगा वो किसके लिए आएगा? रो 1 के लिए कि रो 2 के लिए कि रो 3 के लिए कि तीनों के लिए कि किसके लिए आएगा?
रो 1 और रो 3 के लिए आएगा, रो 2 के लिए नहीं आएगा। आप सोचते हो कि रो 2 के लिए यहाँ पर कुछ फोर्स आएगा, यहाँ पर कुछ फोर्स आएगा, कैंसिल हो जाएगा, रो 2 के लिए नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पर तो आएगा कुछ फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स आएगा इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर हियर इनटू एरिया। यहाँ पर जो प्रेशर है वो रो 2 के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? अरे यहाँ का प्रेशर कितना होगा? रो 1 GH1 प्लस रो 2 GH2 प्लस रो 3 GH3 करके निकालेंगे। दैट मींस द प्रेशर हियर डिपेंड्स अपॉन रो 2। दैट मींस यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है वो रो 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो बॉन्ड फोर्स डिपेंड्स अपॉन ऑल द 3 लिक्विड्स। ये मत सोचना कि इसके लिए जो बॉन्ड फोर्स है कैंसिल हो रहा है इसलिए बॉन्ड फोर्स नहीं होगा, नहीं नहीं, यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है वो सिर्फ रो 3 के लिए नहीं आ रहा है, इन दोनों का वेट भी यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सो दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द थ्रस्ट। समझ में आया क्या? तो आपको निकालना है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द इमर्ज्ड सॉलिड। तो आप कहोगे सॉल्यूशन में इसे कहोगे बी नेट इज इक्वल टू B due to the first liquid, second liquid, third liquid. Interestingly, you can say it is rho 1 V1G plus rho 2 V2G plus rho 3 V3G। समझ में आ रहा है क्या? सबका इंडिविजुअल निकाल दो और जोड़ दो, रो 3 V3G, सबके बॉन्ड फोर्स निकाले और जोड़ दिए, you get the net bond force। समझ में आया? Bond force depends upon all the 3 liquids। Okay, देख लो, लिख लो। So these are all conceptual points you must understand। ये मत सोचना है कि लिक्विड यहाँ पे फोर्स दे रहा है इसलिए बॉन्ड फोर्स नहीं होगा, तीनों लिक्विड के लिए बॉन्ड फोर्स होगा। अगर ये चीज आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करिए। तो यू कैन ट्राई। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक लिक्विड कंटेनर है, इसमें 2 किस्म की लिक्विड रखा हुआ है, ये एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है, और यहाँ पे कोई एक क्यूब ऐसे फ्लोट कर रहा है। मान लो कि ये जो लिक्विड है द क्यूब और द सॉलिड है इक्वल वॉल्यूम इन बोथ द लिक्विड्स। इसमें वॉल्यूम भी है, इसमें वॉल्यूम भी है। ये रो 1 है, ये रो 2 है। समझ में आ रहा है क्या? इन फिगर सुन द सॉलिड is at rest, solid is at rest at the interface of the two liquids, of the two liquids, ठीक है, with equal volume in the two liquids। दोनों लिक्विड में इक्वल वॉल्यूम है। फाइंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का डेंसिटी क्या है? फ्लोट कर रहा है, रेस्ट में है, नेट फोर्स मस्ट बी 0, अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सिंपल। अपवर्ड फोर्स कौन है? बॉन्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? वेट। वेट मस्ट बी इक्वल टू बॉन्ड फोर्स। दैट्स ऑल। ट्राई करिए और आंसर बताइए। सॉल्यूशन में मैं क्लू दे चुका हूं। फॉर फ्लोटिंग एट रेस्ट द वेट मस्ट बी इक्वल टू द बॉन्ड फोर्स। आगे की चीज आप लोग सोच सकते हो, समझदार हो। समझदार को इशारा काफी होता है। जल्दी जल्दी करिए। तो कितना सिंपल है। वेट कितना है भाई? ये सॉलिड का डेंसिटी कितना है मालूम नहीं है, आप अश्यूम कर लो। जो चीज मालूम नहीं है उसको कुछ भी अश्यूम कर लो। मान लो इसका डेंसिटी है रो 3, वही पता करना है। डेंसिटी रो 3 पता करना है। तो वेट कितना होगा? व्हाट इज द वेट ऑफ द सॉलिड? रो 3 इनटू टोटल वॉल्यूम इनटू जी। बॉन्ड फोर्स क्या है? रो 1 के लिए बॉन्ड फोर्स होगा कि रो 2 के लिए होगा कि दोनों के लिए होगा? दोनों के लिए होगा। रो 1 के लिए रो 1 Vg, क्योंकि V वॉल्यूम का ये लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, V वॉल्यूम का ये भी डिस्प्लेस हुआ है। रो 2 Vg, तो सिंपलीफाई करो तो Vg तो गए। क्या मिल गया? 2 रो 3 इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2, और रो 3 इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 बाय 2। कितना सिंपल क्वेश्चन है। समझ में आया? Now try this question।
फाइंड नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द स्लैंट फेस ऑफ द कोन। अब ये एक लिक्विड में किसी एक कोन को डुबाया गया है, बोल रहा है कि स्लैंट फेस में नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा वो आपको पता करना है। What is the net downward force exerted by the liquid on the slant surface of the cone? कोन का हाइट दिया है h, रेडियस दिया है r, ये दिया है रो। ठीक है, चलिए निकालते हैं कितना होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन डरावना लग रहा है। अब अगर थोड़ा प्यार से इस कोन को देखो तो, इस कोन के बारे में थोड़ा सोचो तो, ओह ये कोन ऐसा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस कोन के बारे में थोड़ा मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कोन का फ्री बॉडी डायग्राम। थोड़ा देखो, ये थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट। ये ऐसा है, सॉरी, ये है कोन। ये कोन के ऊपर स्लैंट फेस पे कितना फोर्स आ रहा है पूछ रहा है। पक्का यहाँ पे कुछ फोर्स ऐसे आ रहा होगा, यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा, यहाँ पे ऐसे फोर्स आ रहा होगा, और F1, F2, F3 का जो रिजल्टेंट होगा that is called B. B is the resultant of F1 plus F2 plus F3, है कि नहीं? But F2 plus F3 क्या होगा? F1 plus F2 क्या होगा? F1 का horizontal component, F2 का horizontal component will be cancelling out. Their vertical components will be added. So call it F4. That means इस फिगर को अगर हम और रिड्यूस करते हैं, ये हो गया कोन। यहाँ पर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो नेट फोर्स कितना है? Call it F4. और यहाँ से फोर्स आ रहा है F3. So what is buoyant force? It is F3 minus F4. सर F3 minus F4 क्यों हुआ? F4 minus F3 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऊपर से डुबाए हैं। Buoyant force will be of thrust. This force must be more than this force, है ना? तो कितना हो गया? F3 minus F4. F3 कितना है? यहाँ का प्रेशर इंटू एरिया। यहाँ का प्रेशर कितना है? रो जी एच एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस F4 मालूम नहीं है। ये बुआंट फोर्स कितना है? इट इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, नहीं, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। व्हाट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड? आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया वॉल्यूम ऑफ द कोन इंटू जी हो गया मास ऑफ द कोन, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू रो। ओके, सी है वॉल्यूम ऑफ द कोन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कोन मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ द कोन मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विल गिव यू द मास ऑफ द लिक्विड, है ना? वॉल्यूम ऑफ द कोन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो हो गया मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी इज द बुआंट फोर्स, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, and weight of the liquid displaced is equal to F3 minus F4, net force, है ना? net force। और यहाँ से आपको F4 का वैल्यू निकालना था, what is the net downward force? तो आप कहोगे F4 is equal to 1/3 pi r square h rho g minus pi r square h rho g, उल्टा लिख दिया, हाँ, pi r square h rho g, ये माइनस जाएगा, माइनस 1/3 माइनस 1/3, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, पाई आर स्क्वायर एच रो जी। तो क्या आंसर आ गया? F4 इज 2/3 पाई आर स्क्वायर एच रो जी। इज इट नॉट कमिंग 2/3 पाई आर स्क्वायर एच रो जी? यस, देखो आप लोगों को समझ में आ गया, है ना? ठीक, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, it is coming out to be 2/3 pi r square h rho g. This is the force. So the net force on the slant face is downward and equal to 2/3 pi r square h rho g. क्या सबको समझ में आ रहा है? छोटे छोटे क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट। आप पहली बार कर रहे हो और नहीं किए हो इसको, तो थोड़ा इसलिए आपको प्रैक्टिस नहीं है बोल के ऐसे हो रहा है। थोड़ा दिमाग खुल जाएगा, इस किस्म की क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।